नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड को केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास से और सांसद विधायकगणों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में भागीदारी की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आर्थिक रूप से प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले बुंदेलखंड में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन इस कोरोना कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यह हर व्यक्ति जानता है कि 2014 के बाद देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नया परिवर्तन देखने को मिला है। लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि उनके पास एक यशस्वी नेतृत्व देश में है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें जिस प्रकार की मदद शासन स्तर पर प्रारंभ हुई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और किसानों की आमदनी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली है। कृषि विज्ञान केंद्रों ने स्थानीय स्तर पर किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, समय पे उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराने में भी जो योगदान दिया है, ऐसी एक नई सोच का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं और मध्य प्रदेश राज्य के भी कुछ जनपद आते हैं, यह प्रतिवर्ष सूखा की चपेट में होता था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप आज काफी हद तक इस समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिली है। इसके साथ ही वहां पर पेयजल का संकट 2014 के पहले वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाने की कार्रवाई होती थी और आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना अकेले बुंदेलखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,322 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी जनपदों में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से भी पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश ने 4,000 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को बुंदेलखंड की अब तक पूरा किया है, जिसमें 2,20,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता अकेले बुंदेलखंड में अर्जित करने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड की जो एक अन्य समस्या थी, अन्ना प्रथा, जिसमें बड़े पैमाने पर जो निराश्रित गोवंश था, इसके कारण वहां फसलें समाप्त होती थी। आज बुंदेलखंड में पिछले 3 वर्ष के अंदर 1535 गौ आश्रय स्थल बना करके 1,54,000 से अधिक गोवंश को उन गौ आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखने, उनके नस्ल सुधार के साथ ही उन्हें खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आज बुंदेलखंड में प्रारंभ हुई है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए एक समृद्धि का आधार भी बनेगा, क्योंकि
गौ आधारित कृषि को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सुरक्षा क्षेत्र में भी, रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की और उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी और चित्रकूट में है। डिफेंस कॉरिडोर में बुंदेलखंड में अब तक 2600 एकड़ भूमि हम लोगों ने इसके लिए अधिकृत की है और लगभग 36,000 करोड़ रुपए के एमओयू इस संबंध में निवेश के लिए भी बुंदेलखंड में हमें प्राप्त हुए हैं। फरवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ही वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और मुझे प्रसन्नता है कि यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 296 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे अब तक लगभग 15% के अपने कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हुआ है और 10% का जो एक माइलस्टोन था हमारे सामने, हम उसको समय से इस कोरोना कालखंड में भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। प्रदेश में 2016 के पहले कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र थे। आज भारत सरकार के सहयोग से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश को मिले हैं। हर बड़े जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र और छोटे जनपद में 1 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों को इन्हें जोड़ करके स्थानीय स्तर पर किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में इन कृषि विज्ञान केंद्रों की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है। और राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली में डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी नाबालिग बेटी ने की थी। पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के साथ आरोपी लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि लड़की डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो डबल मर्डर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दहल उठी थी। आला अधिकारी वहां पे पहुंचे वारदात के बाद, लेकिन अब तस्वीर यह साफ हुई है कि घर की बेटी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। यानी मां और भाई की जो कातिल है वो घर की बेटी ही निकली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार उसी तेजी के साथ कोरोना पर लगाम लगाने के लिए एक्शन में है और सीएम लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसे लेकर यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब निरंतर प्रदेश में 1.5 लाख टेस्ट के आसपास किए जा रहे हैं। कल 1,48,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसको निरंतर मजबूती से काम करने के लिए आदेश दिया है और कहा है कि 31 तारीख को शाम 4 बजे मेडिकल एजुकेशन विभाग की जो नई टेस्टिंग लैब है उनका वो जो है उनसे शुभारंभ उस दिन होगा। मुख्यमंत्री जी ने उसकी अनुमति दे दी है। तो टेस्टिंग की क्षमता प्रदेश में और बढ़ जाएगी और प्रदेश हमारा लगभग 56 लाख से अधिक टेस्ट कर चुका है। तो ऐसे में टेस्टिंग विशेष रूप से इस तरह से की जा रही है हर जनपद में, जिसमें कि कहीं भी जो है कठिनाई ना हो। जो अभी तक टेस्टिंग हुई है वो करीब 53.5 लाख टेस्टिंग हुई है और चूंकि 1.5 लाख करीब प्रतिदिन टेस्ट करने का टारगेट है तो ये संख्या काफी बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनलॉक की व्यवस्था को पूरा
एक सिरे से उसकी समीक्षा कराई। कोविड प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु डीएम और सीएमओ को कहा है कि दिन में 2 बार नियमित बैठक करें, बैठक करके चीजों को हल करें, समाधान करें। उनकी सुबह की बैठक कोविड चिकित्सालय में हो, शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया। जो मेडिकल उपकरण लिए गए हैं, जो वेंटिलेटर क्रय किए गए हैं, जो HFNC क्रय किए गए हैं, उनको तकनीकी सपोर्ट दिलवाकर हर नए चिकित्सालय में जहां भी ये इक्विपमेंट दिया जा रहा है उसको क्रियाशील की जाए, इसके लिए भी निर्देश उन्होंने दिया है। होम आइसोलेशन के मरीजों में अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग अगर कहीं बुखार वगैरह है, हल्की खांसी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो बताते नहीं, और जब मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है तो लोग फिर उसको बताते हैं। ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर होम आइसोलेशन के व्यक्ति से दिन में कम से कम 2 बार संवाद किया जाए, सबसे पूछा जाए कि कहीं भी कोई किसी कठिनाई तो नहीं है, और फिर अगर जरूरत है तो उनको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और डोर टू डोर सर्वे पूरी तेजी से संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों को खाद सही मात्रा में मिले, इसका भी निर्देश दिया है। कई जगहों पर खाद उपलब्ध हो रही है और बट भी रही है, लेकिन कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कृत्रिम एक अभाव क्रिएट करें, ये उचित नहीं है। सबके लिए पर्याप्त मात्रा में जो निर्धारित मात्रा है, हर किसान को खाद मिलेगी। कृषि विभाग उसके लिए कृत संकल्प है। खाद पिछले साल से ज्यादा मात्रा में वितरण हो गई है। इस बार खेती अच्छी है, इस बार खाद की मांग भी अच्छी है, तो उसको पूरी मात्रा जो भी किसानों को आवश्यकता होगी वो विभाग, कृषि विभाग और अन्य विभाग जो है उसको प्रदान करने के लिए सक्षम है और कराएंगे। एमएसएमई सेक्टर की नवीन और इकाइयों और पूर्व स्थापित इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैंकों को मजबूती से काम करने के लिए अनुरोध किया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी अपने जनपद के गौस्थलों पर जाएं, पुनः अभियान चलाकर प्रमुख सचिव पशुपालन को ये निर्देश दिए गए हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो, पशु को कहीं कठिनाई ना हो, हर हालत में इस पर कार्रवाई हो, ये निर्देश दिए गए हैं। न्याय पंचायत स्तर पर एसडीएम और सीओ सुनवाई करें, ये निर्देश भी दिया गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत की सामग्री दी जाए। बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है, प्रभावित गांव कम हो रहे हैं, प्रभावित मैरून गांव कम हो रहे हैं, ये अभी माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी जहां भी जरूरत है स्वास्थ्य की व्यवस्था और यदि वहां पर राशन सामग्री देने की आवश्यकता है तो ये कराने का निर्देश दिया गया है। फसलों की क्षति को भी सर्वे करके उनका भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,48,147 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 53,50,704 सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रतिदिन के टेस्ट में भी और कुल टेस्ट में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 3,051 पूल लगाए गए, जिनमें 267 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 218 पूल लगाए गए, जिनमें 23 में पॉजिटिविटी देखी गई। अब प्रदेशवासियों ने ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग अधिक संख्या में करना प्रारंभ कर दिया है। कल भी 1,902 लोगों ने अपने घर बैठे ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के थ्रू चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। आप जानते हैं कि संक्रमण के इस समय में जब हमें अनावश्यक घर से नहीं निकलना चाहिए, तो वैसे समय में अगर कोई आपको छोटी मोटी तकलीफ हो रही हो और आप डॉक्टर की राय लेना चाहते हो, डॉक्टर को दिखवाना चाहते हो, तो आप घर बैठे ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ई-संजीवनी गूगल करिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या
इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो आप उसको ई-संजीवनी लिख करके उसको आप गूगल करिए और उस प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, वेब लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप अपने फ़ोन नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद बहुत ही सरल है, ये यूज़र फ्रेंडली है। फिर आप उसके पश्चात वहाँ जाकर के डॉक्टर जो उपलब्ध होते हैं दूसरे सिरे पर, उनसे आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से परामर्श प्राप्त करते हैं। डॉक्टर आपको देखते हैं और देखने के बाद आपसे बातचीत करने के बाद आपको परामर्श देते हैं और आपको दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन भी वो दे देते हैं। उस प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर, उस पर्चे के आधार पर आप दवाइयाँ लेकर के अपना घर बैठे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अब तक प्रदेश में 49,685 लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डॉक्टरों की राय ली है और आप भी घर बैठे इसका उपयोग करके इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इससे आप डॉक्टरों से राय ले सकते हैं। जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 53,360, इनमें से 26,865 इस समय होम आइसोलेशन में है, अर्थात 50.34% एक्टिव केस इस समय होम आइसोलेशन में है। लगभग आधे लोग, आधे से कुछ ज़्यादा इस समय होम आइसोलेशन में रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 93,978 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प ले चुके हैं और उनमें से 67,113 का होम आइसोलेशन का जो पीरियड है, जो उनकी अवधि है, वो समाप्त भी हो चुकी है, वो उपचारित हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक वारदातों से जिला सुर्खियों में आ गया है। चाहे मासूम के साथ हुई दरिंदगी की वारदात हो या छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या का मामला हो। आईजी लक्ष्मी सिंह ने जिले का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया और कई लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी। लेकिन आज एडीजी लखनऊ जोन SN सावत की अचानक वो लखीमपुर खीरी पहुंच गए और जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में जॉइंट कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले की कानून व्यवस्था का जायजा लिया। जनपद में हाल में घटित आपराधिक घटनाओं में क्या कार्रवाई की गई है, उस सभी का रिव्यू किया गया। साथ में जो एक जॉइंट मीटिंग संयुक्त रूप से मेरे द्वारा और कमिश्नर साहब के द्वारा यहाँ पे DM साहब और SP साहब तथा अन्य समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का किया गया। जो आपस में जो रंजिशें हैं, ज़मीन संबंधी विवाद है, वो इस प्रकार रूप ना ले जिसमें कोई आपराधिक कृत्य घटित हो सकता है, उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए त्योहारों के समय जो शासन का आदेश है, कोविड के जो नॉर्म्स है, उसको पालन करने के संबंध में ये सभी के बारे में समीक्षा किया गया, बताया गया। माफिया और जो गुंडा व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के लिए, गैंगस्टर्स के विरुद्ध प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई कराने के लिए, जो सेंसेशनल क्राइम या जो पब्लिक ऑर्डर जिसमें डिस्टर्ब हुआ है उसमें NSA की कार्रवाई करने के लिए सबको बताया गया, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। शामली के गांव हसनपुर में ब्राह्मणों के पलायन का मामला सामने आया है, जहां उन्होंने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया, जिससे आहत होकर ब्राह्मण परिवार के लोगों ने घर के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए। वहीं गांव से एक परिवार पलायन करता नजर भी आया, जो ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना सामान भरकर मासूम बच्चों के साथ पलायन करता हुआ नजर आया। वहीं पीड़ित के पलायन के बाद अब पुलिस फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। भाई यहाँ झगड़ा हुआ था आपस में और झगड़े में हमारे बच्चों को गोली मार दी। कुछ हमारे जो लड़की है BMC में भर्ती है, कुछ घरों है। अच्छा, और वो जो केस है वो केस हमारे पे डाल दिया दोबारा। हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब न्याय मिलेगा, न्याय मिले, हमें अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो अच्छा, आप योगी सरकार के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, अभी मंत्री हम लोग का शोषण हो रहा है योगी सरकार में, और क्या करें हम, हमें तो करना ही पड़ेगा, हमें तो जाने पड़ेगा गाँव से, हम तो पे सामान लेकर जा रहे हैं अब जा। अच्छा, मंत्री जी के खिलाफ भी आपने, और मंत्री भी हमारी नहीं सुन रहा, ना सुरेश राणा सुन रहा, ना तिंदर निर्वाल सुन रहा, और प्रधान भी उन्हीं का ही है यो। अच्छा, हाँ, हमें तो गाँव से जाना ही है, हम तो सामान भर के अपने बच्चों के लेकर जाएंगे। हमारे बच्चों को गोली लग रही, 2 लड़की को लग रही, 2 लड़कों को लग रही,
अच्छा भैंस को गोली लग रही, घर में पड़ के गोली मार रखी और वो केस उल्टा हमारे पे डाल दिया उन्होंने। हमारे साथ राइड हो रही थी और हमें अंत तक काट देंगे और जीव लड़ाई बेची थी। मेरी तो लड़की आंख में छर्रे लग रहे, मेरे आदमी का गोली मारी थी और ये मेरे पर दबाव बना रहे तो फैसला करो नहीं अंत जाओ मेरे दोहरा और कुछ चारा है नहीं, हम अंत जाल लग रहे। मैनपुरी के मैनथाना कोतवाली के गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक विधवा महिला को उसी के गांव के एक युवक के साथ ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद कुछ शरारती तत्वों ने महिला और उसके प्रेमी को सर मुंडवाकर उनका चप्पलों की माला पहना के घुमाया। कल ये ने रंगो हाथों पकड़ा, वहाँ पे दोनों लोग 4 बाइक पे लेटे थे। ये कहती थी बराबर कि हम कुछ करते नहीं, हमें पकड़ के दिखाओ। तब इसे रात में पकड़ा, इसके घर वालों खबर करी, कोई घर वाला इसका आया नहीं। ये कह रही थी कि हमारे घर वाले सब जानते हैं, हमने कोर्ट मैरिज कराया तो हमने सेविका कागज दिखा तू कोर्ट मैरिज करा, वो कोर्ट मैरिज करा तू जो गाँव में किसी के साथ हाथ डाल के थोड़ी नहीं घूमेगी। ये गलत किसी कह रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जब पकड़ लिया उसके बाद क्या हुआ? ये जो पकड़ के लेके आई औरतें पकड़ के लेके आई, इन्होंने मारा उसे। जाके माँ बोली कि मेरी लड़की ने कितना साबुत दे दो, मेरी लड़की घर से नहीं आए, इसलिए कर जाके पीछे पड़े। हमें 2 साल हमें कोई मतलब नहीं थी, इसलिए जाए नंगो पकड़ो कर ले। नहीं हुआ क्या कल? फिर पूरी बात बताओ। पूरी बात इतनी भाई, जब पकड़ेंगे और ले आए यहाँ फिर बैठा लो, चलिए फंडिया बनाओ। फिर बात हम लोगों ने कहीं जगह में घुमाई है, प्रधान ने कर दो फोन परोसाई भैया फिर ले। तो जूतों की माला वगैरह मुंह भी काला किया था क्या? हाँ सब करो गाँव घुमा के सब कुछ करो। गाँव में घुमाया? फिर नहीं घुमाए पाओ सर परोसाई मेरी हम लोग का। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम को लेकर एक बार फिर से सियासत होने लगी है। कहा यह जा रहा है कि गुपचुप तरीके से विद्युत नियामक आयोग को उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर जल्द ही मुहर लग सकती है। ऐसे में अगर नियामक आयोग की सहमति बन जाती है तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिजली के दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों को बढ़ाए जाने के लिए सरकार ने कवायदे तेज कर दी हैं। जहां एक और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जनहित में बिजली के दामों को कम किए जाने को लेकर एक जनता प्रस्ताव दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नियामक आयोग को बिजली के दाम को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है। इस मामले को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और सपा सरकार को घेरने में लग गई है। विपक्ष का कहना है कि कोरोना काल में आम आदमी पूरी तरह से परेशान और बेहाल है, उसके पास खाने तक का भी पैसा नहीं बचा है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाकर सरकार जनता की कमर तोड़ना चाह रही है। सरकार को बिजली बिल माफ करना चाहिए और बढ़े हुए प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। विद्युत दरों को जो बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, आखिर कोरोना जैसी महामारी में भी आप आम आदमी के साथ खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है अविलंब जो दरें बढ़े जाने का प्रस्ताव है उसे वापस लिया जाए और कोरोना काल में महामारी में आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ किए जाए। हम लगातार कहते आ रहे योगी सरकार से, मगर सरकार को आम इंसान से कोई सरोकार नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कथनी और करनी में अंतर बताया है। सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि का कहना है कि बिजली के दामों पर जहां सरकार को कमी करनी चाहिए, तो वहीं सरकार बिजली के दाम को बढ़ाकर आम आदमी की जेब में डाका डालने का काम कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आम आदमी की नौकरी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है। एक तरफ तो स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से अधिक बिजली बिल वसूला जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करके उत्तर प्रदेश की जनता पर एक बोझ लाने का प्रयास कर रही है। वहीं विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि सरकार को परिषद की तरफ से जनता प्रस्ताव सौंप दिया गया है, वहीं नियामक आयोग को भी सौंप दिया गया है। अभी किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में अगर जनता के खिलाफ सरकार की ओर से कोई फैसला लिया जाता है तो वो गलत होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और पावर कॉर्पोरेशन ने जो भार में स्लैब परिवर्तन का एक फार्मूला जो नियामक आयोग में सबमिट किया है और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(3) का खुला उल्लंघन है। ये बिजली कंपनी या पावर कॉर्पोरेशन को कोई अधिकार नहीं है, वो भार घटक, लोड घटक और वोल्टेज घटक के आधार पर
कोई भी टैरिफ संरचना में कोई भी बदलाव करने के लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव है, उस पर हमने नियामक आयोग को अवगत करा दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इसको लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो छोटे कंज्यूमर है, जिनकी कैपेसिटी कम है, जो पेइंग कैपेसिटी उनकी आज की डेट में आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी दरें बढ़ जाएगी और जो बड़े कंज्यूमर है निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। कोरोना जैसी महामारी से ज्यादातर लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में सरकार द्वारा बिजली दामों को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा तो निश्चित तौर से आम जनता की जेब में भार पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष ने जो सवाल और मुद्दे उठाए हैं उस पर सरकार कोई सार्थक कदम उठाती है या नहीं। उत्तर प्रदेश में बिजली दामों की बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि कोरोना काल में आम जनता के पास खाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं वो उचित नहीं है। सरकार को तत्काल ये प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लखनऊ पुलिस हरकत में आ गई है और आज वीकेंड लॉकडाउन के चलते कई जगह बैरिकेडिंग कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराती पुलिस नजर आई और बिना वजह घूमने वालों को घर में रहने की नसीहत दी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हरकत में आ गई है। 28 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से यह हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था कि आखिरकार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के पास, अधिकारी के पास किस तरह के रोड मैप है। जिसके बाद 2 दिन का समय जो है सरकार ने मांगा है कि 2 दिन का समय दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं राजधानी में लखनऊ इस वक्त हम खड़े हैं और लगातार पुलिस हरकत में आ गई है और लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने के लिए पुलिस रोडों पर आ गई है। लगभग 212 बैरिकेड लगाए गए हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के चौराहे, सदर चौराहे पे खड़े हैं और पुलिस लगातार, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकिंग कराई जा रही है, लोगों का लॉकडाउन का पालन करा रही है और लोगों को घर से ना निकलने के लिए निर्देशित कर रही है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस कोई भी बिना वजह अगर निकल रहा है तो पुलिस उनसे पहले जवाब मांग रही है। अगर आकस्मिक सेवाएं होंगी, बैंक कर्मी होंगे जिनको छूट दी गई है, चाहे मेडिकल कर्मी होंगे और भी पुलिस कर्मी हों, उनको छूट के अलावा उनको और किसी को घर से निकलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनसे आई कार्ड मांगे जा रहे हैं कि आप किस कारण से घर निकले। अगर अनावश्यक निकलता है तो पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे साथ कैंट इंस्पेक्टर भी इनसे जानते हैं किस तरह के निर्देश मिले हैं आप लोग को। आप लोग जैसा जानते हैं कोविड-19 की महामारी काफ़ी संख्या में फैल रही है। इसके तहत पुलिस कमिश्नर, श्रीमान पुलिस कमिश्नर के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, आज सैटरडे और संडे को पूर्णतः लॉकडाउन रहता है। इस पर श्रीमान पुलिस कमिश्नर के द्वारा आदेश किया गया है कि इस सैटरडे और संडे के लॉकडाउन को काफ़ी सख्ती से हम लोग पालन कराएं और जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सैटरडे और संडे पूर्णतः लॉकडाउन रहता है। आप लोग अपने घरों में रहें। अगर अब बिना आवश्यक कार्य कोई भी सड़क पर निकल रहा है उसको हम लोग टोका टाकी कर रहे हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर कोई अनावश्यक सेवा निकलता है घर से, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उस पर हम लोग देख रहे हैं कि वो किस काम से निकला है, उसका काम जेन्युइन है या नहीं है। अगर देखते हैं कि बेवजह सड़क पर घूम रहा है तो उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैंट इंस्पेक्टर मनोज सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमें कमिश्नर के आदेश के बाद पूरी तरह से लखनऊ में लॉकडाउन कराने का पालन करने का आदेश दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा के हम चेकिंग कर रहे हैं। जो अनावश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ 188 के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।